हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है 600 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज हम मिले हैं पार्ट 2 के अंदर, यानी कि पहले 50 क्वेश्चन करने के बाद अगले 50 क्वेश्चन के लिए आज हम मिले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इसके PDF मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो थोड़ी बहुत मिलती जुलती ज्योग्राफी भी आती है, एग्रीकल्चर आता है, उनके क्वेश्चंस भी यहाँ पर है। तो आपको फुल ऑफ जनरल साइंस, यानी कि जो हमारी नॉर्मल साइंस होती है, नॉर्मल विज्ञान है, सामान्य विज्ञान जिसे कहते हैं, वो आपको मिल रहा है इन 600 क्वेश्चन की सीरीज के अंदर। तो कोई भी पेपर आप देख रहे हो उसके अंदर आपको इन 600 में से क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो इस सीरीज को गलती से भी मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारा, उसके अंदर से कितनी कोशिकाएं निकलती है। देखो एक्चुअली पता है क्या होता है, आप लोग कंफ्यूजन में रहते हो। कशेरुक रज्जु वर्टिब्रल कॉलम होता है? नहीं, वर्टिब्रल कॉलम नहीं, स्पाइनल कोड जो होता है, ठीक है, मेरु रज्जु बोल देते हैं इसे। तो इसके अंदर से कितनी तंत्रिकाएं निकलती है? तो देखो एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो ये ब्रेन है, ब्रेन से नीचे निकलता है स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड को कवर करता है वर्टिब्रल कॉलम। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। लगभग ज्यादातर क्या होता है, दोनों को एक ही नाम से बोल के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनमें से कितनी नर्व निकलती है? 33 नर्व निकलती है। कितनी नर्व निकलती है? 31 नर्व निकलती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 31 पेयर ऑफ नर्व निकलता है किसमें से? कशेरुक में से। यानी कि कितनी तंत्रिकाएं? 31। कितने मनकों से बना होता है वर्टिब्रल कॉलम? 33 मनकों से बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि देखो रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम से गर्म लगता है हाथ दूर कर लेते हैं, ऐसा होता है ना। एकदम से रोशनी पड़ती है ऐसे कर लेते हैं, आंखें बंद हो जाती है, तो ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता, बस हम जल्दी से कर देते हैं। जैसे कि हाथ में हमने कुछ गरम गरम उठा लिया, वो एकदम गर्म था, हमारे हाथ से छूट गया, भले ही वो नीचे गिर के टूट जाए, ऐसे काम को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आप चलते चलते आपका पैर एक सुई पे पड़ा या कील के ऊपर पड़ा तो आपका पैर दूर हो जाएगा उसी टाइम, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। आपने देखा सामने से बहुत तेज फुटबॉल आ रही है, आपके मुंह पे लगेगी तो आप जल्दी से उसे ऐसे मार दोगे, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन जो बिना सोचे समझे हो जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। इनका केंद्र कहां पर है, मतलब कौन संभालता है इन्हें? तो हमारी स्पाइनल कोड यानी मेरु रज्जु या कशेरुक रज्जु इसे संभालती है। तो स्पाइनल कोड विल बी द राइट आंसर। क्योंकि देखो जो हाथ पैर की जो ये चीजें हैं ना, वो सारी की सारी ये पीछे वाली वर्टिब्रल कॉलम के अंदर छुपी हुई स्पाइनल कोड ही संभालती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? यानी बल्ब के अंदर फिलामेंट कौन बनता है? तो बल्ब के अंदर फिलामेंट मैंने बहुत बार करवाया है, ये फिलामेंट जो है ये बनता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का, यानी W का। क्वेश्चन ये भी आता है SSC वाले स्पेशली कि टंगस्टन का सिंबल बताओ, टिन का सिंबल बताओ। टिन का SN होता है, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीधे सीधे आपसे सूत्र मतलब सिंबल पूछ लेंगे तो आपको याद रखना है टंगस्टन क्या है। टंगस्टन होता है W, जिससे कि बल्ब की फिलामेंट बनती है, क्योंकि इसका गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ये पिघलता नहीं है, इसीलिए ये इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? अगेन आ गया, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसीलिए आया होगा। ड्राई आइस बताओ। ड्राई आइस होती है क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव है, बताओ कौन सा मेटल कौन सी मेटल जो होती है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है? तो पारा यानी कि मरकरी, जिसे Hg से लिखते हैं, ये क्या होती है? लिक्विड धातु होती है, लिक्विड मेटल होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको सीसा, लेड दिख रहा है, ये सॉलिड होता है। निकल ये भी सॉलिड होता है और टिन ये भी सॉलिड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है स्टूडेंट? तो ये तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सोलर एनर्जी हमें सन देता है, यानी सूर्य देता है। सूर्य यानी सन हमें सोलर एनर्जी देता है, जिससे कि आजकल सोलर सेल बनते हैं और बहुत सारे काम आती है ये, ठीक है, सोलर एनर्जी जो है, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, यानी सेमीकंडक्टर? ट्रांजिस्टर के अंदर सेमीकंडक्टर का काम कौन सी धातु करती है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन याद रखिएगा।
जर्मेनियम जो होती है वो इस्तेमाल होती है, ज्यादातर जर्मेनियम ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। कॉपर है तांबा, ग्रेफाइट है हमारा जो कि कार्बन का अवरूप होता है, और चांदी होती है Ag, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, टरबाइन एवं डायनमो में बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। यानी जो टरबाइन होती है जो जोर जोर की ऐसे चलती है मशीन, मतलब पंखा से चलता है बहुत तेज, और डायनामो भी ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर क्या होता है, मैकेनिकल वर्क किया जाता है, यानी कि इंसान या कोई मशीन मैकेनिकल काम करती है, ठीक है। तो उसके अंदर बिजली प्राप्त करने के लिए कौन सी एनर्जी दी जाती है, तो मैकेनिकल ऊर्जा दी जाती है स्टूडेंट। यानी कि कोई काम करता है, जैसे कि साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी होती है वो, हम मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन, टरबाइन या डायनामो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस का बना होता है। तो जो पढ़ने में काम आता है वो किससे बना होता है, तो अवतल भी और उत्तल भी, ए और बी दोनों, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है ना, दूर की नजर वालों के लिए कोई और होगा और पास की नजर वालों के लिए कोई और होगा, लेकिन उत्तल लेंस भी होता है, अवतल भी होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है। तो सबसे हार्डेस्ट पदार्थ कौन होता है, तो डायमंड होता है, यानी हीरा होता है। तो दुनिया का सबसे सख्त पदार्थ कौन है, डायमंड है, जो कि एक कार्बन का एलोट्रोप है यानी अवरूप है। 3D स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना चलता है, और इसके अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है, यानी कि ये टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। सारी बातें बता दी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 86, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सॉलिड कपूर से सीधे गैस बनती है और इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि उधर्वपातन। कपूर क्या होता है, पहली बात तो कपूर होता है कैम्फर, पूजा वगैरह में देखा है आपने, आग में डालते हैं और ये सीधा उड़ता उड़ता जाता है, तो ये क्या होता है, सब्लिमेशन। क्या उससे कोई लिक्विड बनता है, नहीं बनता। और सॉलिड से सीधे गैस बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उधर्वपातन या सब्लिमेशन, जो कि कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, जो सर्दियों में डालते हैं ना कपड़ों पे कीड़े ना लगने के लिए गोलियां, नेप्थलीन की होती है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, ये सीधे उड़ जाती है हवा में, लिक्विड नहीं बनता इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है। परीक्षण यानी कि हम बोल सकते हैं स्टोरेज करने के लिए, या उसे लंबा चलाने के लिए क्या बोलते हैं इसे, प्रिजर्वेशन। यस, खाने को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा पदार्थ यूज होता है, तो खाने को लंबे समय तक, जैसे कि सॉस है, बाजार में जो सॉस आती है वो लंबे समय तक खराब नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें होता है क्या, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट डलता है खाने की चीजों में, जो उसे लंबे तौर से खराब होने से रोकता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है। तो हास्य गैस यानी लाफिंग गैस ये बोल रहा है, और क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। लाफिंग गैस कौन सी होती है स्टूडेंट, N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड होती है हमारी लाफिंग गैस, और ये क्वेश्चन के ऊपर लगा लो स्टार मार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 89, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, यानी कि व्हीकल्स में से कौन सी गैस निकलती है स्टूडेंट, तो व्हीकल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। व्हीकल्स के अंदर से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO निकलती है, ठीक है। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है उस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। मार्च गैस क्या होती है, CH4 होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है NO या N2O भी हो सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है NO, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है, तो खाना बनाने में क्या काम आता है, मीथेन काम आता है। गांव वगैरह में मीथेन से खाना बनता है, तो मीथेन क्या है, एक इंपॉर्टेंट गैस है खाना बनाने के लिए, ठीक है। ये चावल के खेतों में भी होती है, चावल के खेतों में जो स्मेल आती है वो मीथेन की वजह से आती है, ठीक है। दलदलों में से जो स्मेल आती है मीथेन की वजह से आती है, क्योंकि वहाँ पे मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु जो कि ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं। गाय के गोबर में से आती है मीथेन, CH4, ठीक है। इसे मार्च गैस भी कहते हैं, इसे माइन गैस, क्योंकि कोयले की खानों में देखोगे तो ये वाली गैस ज्यादा होती है, तो इसे माइन गैस भी बोलते हैं। इसे फायर डैम्प गैस भी बोलते हैं, क्योंकि कोयले की जलने से ये वाली गैस सबसे ज्यादा निकलती है, फायर डैम्प गैस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के ऊपर, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल काम आता है। क्या काम आता है, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये NaOH के साथ मिलकर, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ मिलकर क्या बनाता है, सोप यानी साबुन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन।
सॉल्टिफिकेशन यानी सोप बनाने की प्रक्रिया यानी कि साबुनीकरण, ठीक है। तो वनस्पति तेल काम आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी क्लीनिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड की क्लीनिंग को क्या कहते हैं स्टूडेंट, डायलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलाइसिस। तो डायलाइसिस इसका राइट आंसर हो गया। इसे कृत्रिम किडनी का काम भी कहते हैं, क्योंकि किडनी का काम होता है रक्त को साफ करना, और किसी इंसान की अगर किडनी यानी गुर्दे खराब हो जाएं तो वो क्या करवाएगा, डायलिसिस करवाएगा, यानी वो एक आर्टिफिशियल किडनी हो गई, यानी कृत्रिम गुर्दे हो गए, ठीक है। बहुत ही महंगा प्रोसीजर होता है, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, यानी कि वह विटामिन जो कि सोर फ्रूट्स में होता है, यानी कि खट्टी खट्टी चीजों में होता है, तो विटामिन सी विल बी द राइट आंसर। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, नींबू में होता है, ये याद है ना। विटामिन डी क्या होता है स्टूडेंट, सनशाइन हार्मोन, कैल्सीफेरोल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल, ये हमें सूर्य से मिलता है। विटामिन बी क्या होता है स्टूडेंट, तो विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि थायामीन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, नियासिन हो गया, पेंटोथेनिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, साइनोकोबाल्मिन हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे विटामिन बी के टाइप्स होते हैं। और विटामिन ए रेटिनोल जो कि आंखों के लिए जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। अच्छा, विटामिन सी से की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन बी से बेरी, क्या होता है विटामिन बी की कमी से, बेरी। विटामिन डी से रिकेट, और विटामिन ए से रतौंधी, ठीक है। चलिए विटामिन सी से भी लिख देती हूँ स्कर्वी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, यानी शुगर की बीमारी, डायबिटीज किसकी कमी से होती है, तो इंसुलिन की कमी से। बॉडी में इंसुलिन कम होगा तो शुगर जो है वो बढ़ती जाएगी, शुगर बढ़ती जाएगी तो बंदे को मीठा हो जाएगा, यानी शुगर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन का काम होता है शुगर को कम करना, यानी कि ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन बना के यकृत में भेज देती है। तो अगर इंसुलिन कम तो ग्लूकोज रहेगी और बंदे की शुगर हो जाएगी, यानी मधुमेह हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको बाकी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, इतना मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि जब प्लांट्स और जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो जब खुद का खाना खुद बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, खुद का खाना खुद बनाना, फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट की मदद से स्वयं का खाना बनाना। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी, फोटो सिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी लाइट की मदद से खाना बनाते हैं। और ये करने के लिए उनको कौन मदद करता है, उनके अंदर मौजूद क्लोरोफिल, क्योंकि वही लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाती है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाती है और फिर रिएक्शन को करवाती है। कौन, क्लोरोफिल, जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है हरा रंग देने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 96, क्या है देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है, यानी कि कोई भी लिविंग सिस्टम में अगर हम चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन तेज हो जाए तो उसमें क्या डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला है जैविक सिस्टम, जैविक सिस्टम मतलब जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि हमारे अंदर डाइजेशन हो रही है, हमारे अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है, तो हमारे अंदर मेनली डाइजेशन ही बोलेंगे, हमारे अंदर जो डाइजेशन हो रही है, अगर मैं डाइजेशन को तेज करवाना चाहती हूँ तो उसमें क्या डाला जाता है, एंजाइम काम करते हैं ना। जैविक सिस्टम में एंजाइम काम करते हैं रिएक्शन को करवाने के लिए, तो आंसर जाएगा एंजाइम। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे जैविक सिस्टम ना लिखा होता, सीधे लिखा होता कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, तब आंसर जाता स्टूडेंट्स कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। तब आंसर क्या जाता, उत्प्रेरक। तो समझ में आ गया कैटालिस्ट में और एंजाइम में क्या फर्क है। एंजाइम होते हैं जो लिविंग सिस्टम में काम करते हैं, जैसे कि हम में, ठीक है, हमें पेप्टिन ज्यादा होगा तो अच्छे से प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, लाइपेज ज्यादा होंगे तो अच्छे से फैट डाइजेस्ट होगा, ठीक है। और कैटालिस्ट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में काम आता है तेज करने के लिए, ये सिर्फ तेज करता है, ठीक है, स्पीड तेज करता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 97 बोलता है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, यानी कि आर्यभट्ट नाम की जो सैटेलाइट थी वो कब छोड़ी गई। इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट, आर्यभट्ट सैटेलाइट कब छोड़ी गई, तो याद रखिएगा ये छोड़ी गई थी 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में, 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेट 2A कब छोड़ा गया, इनसेट 2A कब छोड़ा गया भाई, तो इनसेट 2A छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 में, याद रखनी है ये बात। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब होती है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 39 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर मैक्सिमम क्या होती है, पानी की डेंसिटी, ठीक है। चलिए अच्छा, केल्विन तो 0 से कम कभी अच्छा 4 ही लिखा हुआ है, लेकिन केल्विन यहाँ पर आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे केल्विन जो होता है वो 0 से 273 होता है, उससे कम नहीं हो सकता,
ठीक है, आंसर जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं कौन से दर्पण को? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतर दर्पण यानी कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज के हो गए क्वेश्चन 25। तो आज की क्लास होती है खत्म। अगर इस चैप्टर का मतलब इस क्लास का पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हो। और आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।